दोस्तों नमस्कार। मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीएल सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ क्या होता है, एसआरएफ क्या होता है, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो फेलोशिप मिलती है जेआरएफ का वो किस बेस पे मिलता है और कब से मिलना शुरू होता है, और साथ ही में यदि आप नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं या नेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जेआरएफ के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि इसमें क्या होता है एलिजिबिलिटी के लिए, और मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास और कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसके साथ साथ में इसमें ही जो एज है वो क्या रहती है, तो और इसमें टॉपिक टू टॉपिक हम पूरा डिस्कशन करेंगे और साथ ही देखेंगे कि आपका इसमें जो एज लिमिट है खास करके ही उस पर ज़रूर फोकस करेंगे। और पीएचडी में जो एडमिशन लेते हैं तो अभी जैसे कि वर्तमान में एनटीए के द्वारा एक नया रूल्स बनाया गया है कि यदि आप फर्स्ट यानी कि ज़्यादा अंक स्कोर करते हैं तो आपको जेआरएफ मिलेगा, थोड़ी से कम अंक स्कोर करते हैं तो आपको नेट मिलेगा, और यदि उससे थोड़ी से कम आप अंक स्कोर करते हैं तो आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए आप पात्र होंगे यानी क्वालिफाइड होंगे। तो आइए चलते हैं हम टॉपिक पे ही, और किस किस टॉपिक पे ही हम यहाँ पे ही चर्चा करने वाले हैं या डिटेल से ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, फिर क्वालिफिकेशन क्या है और साथ ही में एज लिमिट क्या रहती है, एग्ज़ाम फीस क्या है, इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है और एग्ज़ाम कब होता है, पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, और साथ ही में ही देखेंगे कि यहाँ पे ही आपका जो सिलेबस है वो क्या रहता है और कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपका जून 2024 का रिजल्ट आया हुआ है तो वो भी अपन यहाँ पे ही देख लेंगे। तो यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही में आप वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें क्योंकि आपको इसमें बहुत ही आसान तरीके से और सारी इन्फॉर्मेशन पूरे फुल वीडियो में मिलेगा, जिसमें ही पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे यानी कि ए टू जेड। तो आइए चलते हैं टॉपिक में और सबसे पहले देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है कि नेट क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि नेट होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कितने बार एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, नेट पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एक सर्टिफिकेट बेस्ड पेपर होता है ये, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी किसी भी सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के लिए योग्य होते हैं। तो दोस्तों ये इसमें कहने का तात्पर्य है कि यदि आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे वो गवर्नमेंट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, और साथ में ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज हो, वहाँ पे ही आप एज एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और साथ ही साथ आप रिसर्च कार्य भी कर सकते हैं। अब ये जो एनटीए और सीएसआईआर नेट होता है यानी कि यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट, ये दोनों जो एग्ज़ाम है ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब होता ये है कि एनटीए जो है वर्तमान में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये क्या करती है कि भारत सरकार के बहुत सारे वनडे एग्जाम से लेकर के ही और आपके जेआरएफ यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्जामों को क्या कराती है, ये कंडक्ट कराती है। तो ये एक संस्था है। और आगे देखते हैं कि एनटीए द्वारा आर्ट्स वर्ग के लिए और सीएसआईआर द्वारा साइंस वर्ग के लिए नेट का एग्जाम आयोजित की जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक होता है एनटीए यूजीसी नेट और दूसरा होता है आपका सीएसआईआर नेट। तो जो साइंस वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए सीएसआईआर नेट होता है, और जो आपके आर्ट्स और कॉमर्स के लिए होते हैं वो आपके एनटीए यूजीसी नेट होता है या यूजीसी नेट होता है।
साथ ही में ही आगे देखेंगे दूसरा टॉपिक है हमारा कि जेआरएफ क्या है। दूसरा टॉपिक है कि जेआरएफ क्या है। जिस प्रकार से हमने अभी नेट के बारे में देखा उसी तरह से ही आगे देखेंगे कि जेआरएफ क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और जेआरएफ क्या होता है कि एक फेलोशिप प्रमाण पत्र होता है जिसमें अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ फेलोशिप के लिए भी योग्य माना जाता है। क्या होता है, इसमें ही आपको गवर्नमेंट के द्वारा फेलोशिप प्रदान की जाती है जो रिसर्च वर्क के लिए होती है। आगे देखते हैं, ये फेलोशिप, आपका जो फेलोशिप है, यह फेलोशिप किसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी या राज्य यूनिवर्सिटी में भी क्या होता है, आप पीएचडी में एडमिशन लेने पर मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं और जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही जो यूजीसी के लिस्टेड हो उसमें से ही आप क्या करते हैं, उस संस्थान से पीएचडी करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा फेलोशिप प्रदान की जाती है। और वो फेलोशिप आपको लगभग पूरे 5 साल के लिए 25 से लेकर के ही और 35 लाख के बीच में रहता है। साथ ही में आगे देखेंगे कि नेट व जेआरएफ के लिए एक ही एग्जाम या और एक ही पेपर होता है। तो दोस्तों इसमें अभी जो वर्तमान में है वो 3 श्रेणियाँ बनते हैं। एक तो होता है आपका सबसे पहले यदि आपने ज़्यादा नंबर लिया तब आपको मिलेगा जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यदि आप थोड़ी से कम नंबर लेके आ रहे हैं तो आपको मिलेगा नेट। तीसरा, यदि आप थोड़ी से और कम नंबर लेके आ रहे हैं तो आपको मिलेगा पीएचडी एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। तो 3 चरण हैं अभी वर्तमान में ही। सबसे पहले यदि आप ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपको मिलेगा जेआरएफ, उससे कम स्कोर करते हैं तो आपको मिलेगा नेट, और उससे कम स्कोर करते हैं तो आपको मिलेगा पीएचडी में एडमिशन। ध्यान रखिएगा, जितने अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरते हैं फिर उसमें से जो एग्जाम में बैठते हैं तो टोटल का 6% ही लोगों को क्या मिलता है, नेट मिलता है। और इस 6% लोगों में से ही क्या होता है आपका, साथ में ही इस 6 में से ही 1% लोगों को केवल क्या मिलता है, जेआरएफ मिलता है। तो हमने देखा कि जो नेट क्वालिफाई करते हैं वो टोटल 6% होते हैं, और साथ ही में जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं वो लोग 1% होते हैं केवल। आगे देखते हैं, इसमें कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इसमें कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी नेट क्वालिफाई करते हैं, जबकि थोड़ी से ज़्यादा कट ऑफ वाले बहुत कम अभ्यर्थी जेआरएफ होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, केवल 1% लोग ही जेआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं। साथ ही में ही और कम आता है तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए योग्य होते हैं। आगे दिया हुआ है कि फॉर्म भरते समय नेट व जेआरएफ और साथ ही में ही अभी वर्तमान में पीएचडी एडमिशन के लिए भी जुड़ गया है। तो ये तीनों को एक साथ आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। ये ऑप्शन जो होता है इसको एक साथ में ही क्लिक करना होता है कि आप तीनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी के लिए, इसकी क्या क्या योग्यता है। तो आइए देखते हैं उसको भी डिटेल में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो नेट के लिए न्यूनतम पीजी या मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है, और जो कि अभी वर्तमान में ही क्या है दोस्तों कि नेपे 2020 यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो चल रहा है, जिसमें से ही आपका जो यूजी है ये 4 वर्ष का हो गया है। तो 4 वर्ष में ही यदि आप 4th ईयर की स्टूडेंट हैं तो आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने मास्टर डिग्री पुराने पैटर्न से किया है तो यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके 2 मानक यहाँ पे ही हैं। एक तो है आपका यदि यूजी में ही 4th ईयर में ही है तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और यदि आप पुराने पैटर्न से ही पीजी कर रहे हैं या किए हैं तो भी आप फर्स्ट सेम से ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो 2 इसके मानक हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पे ही लिखा हुआ है
पीजी कर रहा अभ्यर्थी भी नेट का फॉर्म भर सकता है, लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई होने के या होने पर 3 साल के भीतर यूनिवर्सिटी में, वो चाहे स्टेट हो, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, और साथ में ही या चाहे डीम्ड हो या प्राइवेट, पीएचडी में दाखिल लेना अनिवार्य होगा, तभी उसे फेलोशिप मिलती है। दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जेआरएफ तो क्वालिफाई हो जाते हो, लेकिन उसमें फेलोशिप कब और कैसे मिलता है और कब कितना मिलता है, और जैसे कि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो गए उसी दिन से मिलता है, या फिर कहीं आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो मिलता है, या का आप सिर्फ पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा लिए तो मिलने लगेगा, या साथ में ही आपका कोर्स वर्क जो होता है रिसर्च वर्क के टाइम पे ही 6 महीने का कि रिसर्च कार्य कैसे करना है वो कंप्लीट करने के बाद मिलता है, आरडीसी करने के बाद मिलता है। तो इससे रिलेटेड बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। और आगे देखते हैं कि नेट के लिए जनरल वर्क, यदि आप पीजी कंप्लीट कर लेते हैं तब की बात कर रहे हैं यहाँ पे ही, कि यदि नेट के लिए जनरल वर्ग हैं तो पीजी में 55% के साथ पीजी कंप्लीट होना चाहिए आपका। और यदि आप कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, और साथ ही में ही आप यदि हैंडीकैप्ड वगैरह है तो आपको 50% के साथ पीजी कंप्लीट करना अनिवार्य है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि आपका एज लिमिट क्या है इसमें और कितना रहता है। तो ये देख पा रहे हैं जैसे कि एज लिमिट हमारा ये अगला पॉइंट है। तो नेट है तो कोई सीमा निर्धारित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आप चाहे किसी भी वर्ग से आ रहे हैं, कैटेगरी से आ रहे हैं या जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, तो आपके लिए इसमें एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। जबकि जेआरएफ के लिए यहाँ पे ही क्या है कि एक लिमिट है। यदि आप कैटेगरी से आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो आपको मिलेंगे 35 ईयर्स। और यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं या जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 30+1 यानी कि टोटल मिलेगा आपको 31 वर्ष। तो अभी वर्तमान में ही यदि आप कैटेगरी से हैं, महिला हैं, तो आपको 35 वर्ष, और यदि आप जनरल वर्ग से हैं तो 31 ईयर है। अब कैसे, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता ये है कि कोविड के पहले टोटल 30 वर्ष था जनरल वर्ग के लिए, जिसमें से ही 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, तो टोटल हो गया आपके 31 वर्ष। इसी तरह से ही कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनको 3 साल की पहले से छूट थी, तो 31 इनके लिए मतलब 31 वर्ष था, और 31 वर्ष में ही 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, तो टोटल हो गया कोविड का तो 32 वर्ष हो गया प्लस 3 वर्ष, तो इस हिसाब से ही हो जाता है आपका 35 वर्ष। तो आप किसी भी कैटेगरी में हो या जनरल से आते हैं, लेकिन आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए 35 वर्ष है, और कैटेगरी से आते हैं तो आपको भी 35 वर्ष की छूट मिलती है। और यदि आप जनरल से आते हैं तो अभी प्रेजेंट में ही आपके लिए 31 वर्ष है। लेकिन यदि भूतपूर्व सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, और यदि आपने LLM डिग्री भी किया है तो भी आपको 3 साल की छूट मिलती है। हमारा अगला पॉइंट है फीस। इसका फीस कितना रहता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको लगेंगे 1050 रुपये, और यदि आप ओबीसी के हैं तो आपको लगेंगे 550 रुपये, और यदि आप SC, ST, PW से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको लगेंगे 300 रुपये। तो ये है आपका फीस का स्ट्रक्चर। और साथ ही में यहाँ दिया हुआ है कि एग्ज़ाम कब होता है। तो जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो 1 वर्ष में ही 2 बार कंडक्ट कराई जाती है। एक तो आपका जून के महीने में ही, और दूसरा है आपका दिसंबर के महीने में, यानी कि हर 6-6 महीने में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, साल में 2 बार। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, तो सबसे पहले होता है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, यानी कि CBD मोड पे ही होता है। और प्रश्नों का जो फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है, वो OT यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। और जो भाषा है या लैंग्वेज है बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश में होता है, और आपका जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी इसमें रहता है।
अब यहाँ बात करते हैं प्रश्न पत्र के। तो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है दोस्तों वो दो प्रकार के हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट जिसमें से ही 50 क्वेश्चन, टोटल 100 अंक के, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इस हिसाब से 50 क्वेश्चन, और 100 अंक पेपर टू जो कि आपका सब्जेक्ट का रहेगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा, और जो आपका समय अवधि है वो है 3 घंटे का, यानी 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, अच्छी बात यही है। और हमारा अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं कि न्यूनतम अर्हताएँ क्या है या मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स क्या रहती है इसमें ही। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि आप कैटेगरी से ही आते हैं और यदि आप जनरल से आते हैं तो दोनों का दिया है। यदि आप जनरल से आते हैं तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिला करके आपको 40% लाना अनिवार्य रहेगा, यानी कि 150 में से ही 40% आपको लाना ही पड़ेगा। आगे दिया हुआ है कि यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% लाएंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। और क्वालिफाई मिनिमम क्वालिफाई है ये, आप मेरिट पे नहीं आएंगे, आप मिनिमम क्वालिफाई हो जाएंगे और यहाँ से काउंट होता है वो जो आपके 6% के रिजल्ट बनते हैं। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सिलेबस का, और इसका सिलेबस क्या रहता है वो डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है आपका सिलेबस पेपर फर्स्ट के लिए, वो जो कि सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे आर्ट्स में आप हो या फिर कॉमर्स में हो, या आपका सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इट्स कोई सा भी सब्जेक्ट है तो आप के लिए सभी के लिए कॉमन है। पेपर फर्स्ट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य व सामान्य पेपर है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। आगे देखते हैं, पेपर फर्स्ट में 10 सेक्शन होंगे और प्रत्येक यूनिट से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम ये वर्णित है, जिसमें से ही यूनिट दिया हुआ है वो, और 10 यूनिट कौन कौन से हैं तो आइए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला आपका जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि टीचिंग एप्टीट्यूड ही क्यों। तो दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए ज़रूरी है कि आप टीचिंग कराने के लिए ही जा रहे हैं, आपका जो वर्क है वो टीचिंग के लिए है। तो आपको यहाँ पे ही स्टूडेंट के मनोभाव को समझना है, आपको उनके बीच में रहना है, और आप शैक्षिक वर्ग में आते हैं तो आपका जो यूनिट है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। और आपका जो दूसरा यूनिट है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड, तो यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड से मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आपको JRF का फेलोशिप मिलता है तो आपको रिसर्च कार्य करना होता है। तो रिसर्च कार्य करने के लिए कितने मानदंडों का ध्यान रखा जाता है, जो PhD कर चुके हैं या जो रिसर्च कार्य कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इस फील्ड से अच्छे से भली भांति होंगे। तो इसलिए आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए। तीसरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, और इसमें पैसेज रहता है जिसमें से ही आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। और अगला यूनिट है कम्युनिकेशन का, यानी कि संचार का। आप जैसे कि आप एक लर्नर हैं और या आप एज अ डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपकी भाषा शैली कैसे होनी चाहिए, आपका वार्तालाप करने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं आपका संचार बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे ही संचार के बारे में भी आपका जो चौथा यूनिट है बताया गया है। और अगला यूनिट दिया हुआ है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो ये आपका मैथमेटिक्स का जो रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, ये अगला यूनिट है हमारा। और जो छठवां यूनिट है वो लॉजिकल रीजनिंग है, टोटल इसमें सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग रहेंगे। और अगला जो पॉइंट है वो DI का है, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन का, अब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही में ही आपका जो अगला यूनिट है वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। जैसे कि आज वर्तमान में ही हम विभिन्न प्रकार के डिवाइस का यूज़ करते हैं, उसी तरह से ही रिसर्च कार्य में ही या टीचिंग के कार्य में ही इनका क्या बेनिफिट्स है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे ही इसी के माध्यम से ही पढ़ पाते हैं और अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं और आपके दैनिक जीवन में भी ये काम आते हैं। तो ये है ICT। और हमारा अगला पॉइंट है जो कि नागरिक विकास और पर्यावरण, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड
इन्वायरमेंट है और वर्तमान में ही विभिन्न प्रकार के पर्यावरण चेंजेस हो रहे हैं, मानव की बढ़ती आवश्यकताएं और साथ ही में ही जो आज की भाग दौड़ है इससे रिलेटेड हम इसमें ही अध्ययन करते हैं। तो हमारा अगला यूनिट ये है और हमारा अंतिम जो यूनिट है वो है उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों आप हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपने यदि ध्यान दिया हो तो पहले ही मैंने बात किया गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही में ही आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये टोटल 10 यूनिट था जिसका हमने अभी डिटेल में देखा और मैं बहुत जल्द ये 10 यूनिट में से ही NTA नेट की तैयारी पेपर फर्स्ट की कैसे करें, कहाँ से करें, इसके बारे में भी डिटेल से ही एक वीडियो रिव्यू लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कौन सी बुक आपके लिए हेल्पफुल है और इसमें जो आपके PYQ है उनका कितना बड़ा रोल रहता है, तो ये भी डिटेल में देखेंगे। आगे देखते हैं अभ्यर्थी द्वारा चयनित वह विषय जिसमें उसने PG किया हो, यानी कि पेपर फर्स्ट का आपने 10 यूनिट देख लिया, ठीक उसी तरह से ही आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी 10 यूनिट होंगे और ये टोटल होंगे आपके सब्जेक्ट के ही, वो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि नेट JRF के फ़ायदे क्या हैं। आप यदि नेट क्वालिफाई करते हैं, JRF क्वालिफाइड करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट्स हो सकता है ना, इसका क्या बेनिफिट मिलता है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स है। तो नेट और JRF में अभ्यर्थी के प्राप्त अंकों में 10% का अंतर होता है, यानी कि नेट और जो JRF होता है उसमें लगभग 10% का क्या होता है, अंतर होता है और 8 से लेकर के ही आपके 10% का जो अंतर है वो नेट और PhD के बीच में ही, जो PhD एडमिशन के लिए मिलता है उसमें भी अंतर होता है। तो इस हिसाब से ही आप नेट, JRF और PhD में तीनों में आपने डिफरेंस भी देख लिया। आगे देखते हैं फेलोशिप कि कैसे मिलती है। तो जो फेलोशिप है दोस्तों वो JRF होने के 3 साल के अंदर अभ्यर्थी को किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या तो जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कहीं भी आप PhD में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद आपको जो PhD की प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको क्या होता है कि 5 साल तक फेलोशिप मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिएगा यदि आपने PhD में एडमिशन लिया है तभी आपको फेलोशिप मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली। आगे देखते हैं JRF करने वाले अभ्यर्थी को प्रति माह फेलोशिप मिलती है और साल में ही आपका जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो अलग मिलती है, बाकी के फेलोशिप आपको कंटिन्यू मिलते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 साल तक क्या मिलते हैं आपको, JRF मिलते हैं, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलते हैं। इसके बाद लास्ट के 2 साल तक SRF यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में मिलती है। तो इस हिसाब से आपको टोटल 5 वर्षों में लगभग 25 लाख से लेकर के 30 लाख तक आपको फेलोशिप मिलती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके रिसर्च कार्य के लिए। आगे देखते हैं कुल 5 साल तक अभ्यर्थी को लगभग 25 लाख से लेकर के ही और 30 लाख रुपए तक मिलते हैं। साथ ही में ही आगे दिया हुआ है नेट करने पर, यदि आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो नेट करने पर अभ्यर्थी को किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या स्टेट विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य माना जाता है या एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं और साथ ही साथ आप रिसर्च कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं उनमें आपको PhD में एडमिशन लेने के लिए आपको कई बार एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, ऑलरेडी आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपको केवल इंटरव्यू लेना होता है। आगे दिया हुआ है बस सीधा वाइवा के आधार पर सिलेक्ट हो सकता है, अभ्यर्थी रिसर्च कार्य कर सकता है, PSUS में जॉब भी कर सकता है। अब
अब जब आप नेट क्वालिफाई होते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो उसका फॉर्मेट देख लेते हैं और वो सर्टिफिकेट क्या रहता है और किस टाइप का रहता है। तो दोस्तों ये वो सर्टिफिकेट है जिसमें आप साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी, और ये नेट का है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी फॉर मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसी तरह से यदि आप जेआरएफ होते हैं तो भी यहाँ पे जेआरएफ लिखा रहता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ही एनटीए रेफरेंस नंबर रहेगा, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट कोड नंबर रहते हैं, इधर रोल नंबर रहता है, और इस टाइप से आपको मिलते हैं सर्टिफिकेट। तो ये था पूरा एनटीए का प्रोसेस। अब बात करते हैं कि एनटीए में जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाता है वो कितना है अभी। और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जून 2024 का रिजल्ट जारी किया गया, जो कि कुछ दिन पहले ही जारी किया गया है, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। और कैटेगरी वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे ही कट ऑफ दिया गया है, जो कि आप जा कर के एनटीए यूजीसी नेट के साइड में भी देख सकते हैं, एनटीए के साइड में ही। अब यहाँ पे मोटा मोटा बात करें, जैसे कि विजुअल आर्ट्स दिया हुआ है, सब्जेक्ट का नाम है, और ये कैटेगरी है, ये कट ऑफ दिया हुआ है। यदि जेआरएफ है तो जेआरएफ के लिए, और जैसे कि 136 गया है आपका इसमें कट ऑफ जेआरएफ के लिए। यदि वो पीडब्ल्यूडी और हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो उनके लिए है। और साथ ही में ही यहाँ पे ही जैसे आपका टोटल कैंडिडेट एक ही क्वालिफाई हुआ है, और नेट के लिए आपका जो कट ऑफ है वो 136 ही गया है इसमें भी, और टोटल एक कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है। इसी तरह से आप ये जनरल का था पीडब्ल्यूडी, और ओबीसी का दिया हुआ है यहाँ पे ही 118 आप जैसे देख पा रहे हैं, और एक ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी ये नॉन क्रीमिलियर क्रीमिलियर के लिए रहता है। ये बहुत सारे इसमें कैटेगरीज होते हैं, तो ये सब देख सकते हैं। फिर इसी तरह से आप एससी का भी देख सकते हैं और एसटी का भी देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप पूरा देख सकते हैं, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे ही बहुत सारी चीज़ें दिया रहता है, और जैसे कि यहाँ पे ही दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, तो आप ज्योग्राफी का भी देख सकते हैं, जैसे कि ये साफ दिया हुआ है। जैसे कि आप अनरिजर्व से आते हैं तो जेआरएफ के लिए 204 गया है, टोटल 74 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। नेट के लिए 180 अंक, और साथ ही में 784 लोग क्वालिफाई हुए हैं। और आपका जो पीएचडी है उसमें ही 154 नंबर गया है, और 1731 लोग क्वालिफाई हुए हैं। और इसी तरह से ही ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में ही 194 नंबर गया है आपके जेआरएफ के लिए। ये मार्क्स हैं, याद रखेंगे, क्वेश्चन नहीं है, ये मार्क्स हैं। और यहाँ पे ही 53 लोग क्वालिफाई हुए हैं, और आपके साथ ही में ही नेट के लिए 164 नंबर गया है, और 661 लोग क्वालिफाई हुए हैं। इसी तरह से पीएचडी एडमिशन के लिए है। ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं 198 गया है, एससी का 184 गया है, एसटी का 176 गया है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 4 यूआर के लिए 190 गया है। इसी तरह से ही आप पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।